बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कल पावर सेक्टर के आला सतही इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें कल बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान भी मुतवक्किल है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनके मुशीर की बानी PTI से अडियाला जेल में तवील मुलाकात हुई और मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू भी हुई। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू करें, बांग्लादेश के अबूरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने अपने दौरे चीन में भारत की 7 सिस्टर रियासतों के बारे में एक बयान दिया है। डॉक्टर साहब, 2021 से मुसलसल आप एक गुफ्तगू करते आए हैं। पहले वो क्लिप देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जी। वो जो चिकन नेक है, चिकन नेक के पार जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया की, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां पर जो आने वाले दिनों के अंदर अफरा तफरी बढ़ने जा रही है, क्योंकि वहां के लोग चेयरमैन माओ से मुतासिर हैं और बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग बांग्लादेश से और म्यांमार से वहां आ चुके हैं। इंडिया को एहसास है और हो रहा है, अब अच्छा है, हो रहा है। देखें, ये बात हम कहते थे कि ये इनकी टॉक्स नहीं आगे नहीं बढ़ेंगी, चाइना ने आगे आके अपनी जगह लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब चाइना वहां पर एक तो एक्टिव हो रहा है कम्युनिटी। इंडिया का नक्शा अगर हम देखें कि इंडिया की कौन सी रियासतें साथ मिलती हैं, मिजोरम मिलता क्या है साथ, मणिपुर मिलता क्या है साथ, नागालैंड, ये बांग्लादेश है, मिलता क्या है साथ, त्रिपुरा, ये 4 तो ऐसे लाइन से मिलता क्या है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, और नीचे आपके सीधे आ गए वो छोटी सी रियासत जहां पे रोहिंग्या मुसलमान है। मैं हमेशा ही बात, मुझे नहीं पता कि मैं इसकी क्यों मेरे ज़हन में हमेशा रही है कि इंडिया को अपने लुक ईस्ट करना चाहिए। लुक ईस्ट पॉलिसी से के साथ लुक ईस्ट, लुक नॉर्थ, लुक इधर उधर, क्योंकि वो उधर सारी तवज्जो पाकिस्तान फटा उधर पड़ा हुआ। मुझे पता है मणिपुर के साथ पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है। सिलीगुड़ी ऊपर वो भूटान के साथ इशू चल रहा है, भूटान चाइना मामला उनके आगे बढ़ रहे हैं, वो सिलीगुड़ी के ऊपर डोकलाम के ऊपर हो गया। तो जो डिमांड हो रही है अलहदगी की, वो एक बहुत बड़े हिस्से की हो रही है, जिसके नतीजे में वो लुक ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की, उधर लुक ईस्ट, वो पहले तो ये रियासतें और इनके अपने मसाइल, और फिर वो चिकन नेक, और अब वो सारे के सारे अगर एक होने की बात कर रहे हैं, तो वो मणिपुर में आजादी नहीं मांग रहे जी। वो मणिपुर के से बहुत बड़ा, नागालैंड से भी बड़ा इलाका मांग रहे हैं। चाइना नहीं कंटेन हुआ, इंडिया कंटेन हो गया चारों तरफ से। ये मणिपुर में जो कुछ हो रहा है मुझे नहीं पता कहां जाता है, लेकिन इंडिया कंटेन हो गया है। ऊपर वो लद्दाख के मसले नहीं हल हो रहे, ऊपर वो भूटान खड़ा है, इधर ही बांग्लादेश फंस गए चारों तरफ से। इधर भी रौला, इधर मणिपुर वाले कह रहे हैं कि इधर से हमें नागालैंड चाहिए नहीं, हमें आप नागालैंड बना के दें। उधर क्रिश्चियंस का मसला, उधर वो बीजेपी की हुकूमत, उधर म्यांमार, उधर से वो भूटान, उधर से वो जो है इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है, सेमी स्लाइसिंग उनका अपना वर्ड है, वो होती आहिस्ता आहिस्ता चुपके करते आ रहे अचानक उन्होंने कहा ये क्या हो गया भाई। बेल्ट एंड रोड के रास्ते में चाइनीज कहते हैं कि हमारा रास्ता सीधा सीधा हमारा बेल्ट एंड रोड बनना है, बीच में ये इंडियंस ने इंक्रोचमेंट की हुई है, इसको हटाओ। चाइना ये कहता है। म्यांमार में जो कुछ होगा उसका इफेक्ट पड़ेगा मणिपुर और मिजोरम पे, और मिजोरम मणिपुर पे जो कुछ होगा उसका इफेक्ट पड़ेगा वेस्ट बंगाल पे। और बांग्लादेश इस वक्त इंडिया के साथ पहली दफा ऐसा हो रहा है कि वो हसीना वाजिद, हालांकि बड़ा, लेकिन वो बांग्लादेश की सिचुएशन भी बड़ी इस वक्त वॉलेटाइल हुई है। बांग्लादेश बॉर्डर जो कि बहुत ही पोरस बॉर्डर है, इसको आप मिला के पढ़ें मणिपुर, मिजोरम और वो 7 सिस्टर स्टेट्स के साथ, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के उस तरफ है। ये बांग्लादेश का बॉर्डर देखें आप किस तरह से है। इधर मिजोरम है, इधर मणिपुर है, ऊपर आसाम है, सिक्किम है, मशरिक, मगरिब और शुमाल, 3 तरफ के भारत है। बे ऑफ बंगाल में 10 बंदरगाहें हैं। बे ऑफ बंगाल जो है बहुत बड़ा है, यानी उसकी एक साइड जो है बे ऑफ बंगाल की वो भारत को टच करती है, मद्रास, चेन्नई, ठीक है ना, कलकत्ता, ये दिन में रखी खलीज बंगाल की सिर्फ 3 बंदरगाहें जो बांग्लादेश के पास है। बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है बांग्लादेश। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का फ्यूचर क्या होगा। 3 तरफ जो है वो भारत है, और भारत की वो तमाम रियासतें जहाँ पे जो है वो एक तवील अरसे से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और यकीनन इंडिया में भी डिस्कस बहुत हो रहा होगा। अब ये मणिपुर, आसाम, ठीक है, ये मगरबी बंगाल, ये बीच में ग्रे कलर का बांग्लादेश है, ये ज़हन में रखें। मेनलैंड इंडिया है, और जो येलो है वो है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, और दरमियान में वो पतला सा सिलीगुड़ी चिकन नेक
और 7 रियासतें उधर हैं, 7 सिस्टर्स। अब बांग्लादेश देखें कैसे बीच में, बिल्कुल बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है एक प्रोजेक्ट वो हुआ है बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल कॉरिडोर। अच्छा, ये तो बिल्कुल फारिग हो गया, चाहे आप इसको किसी भी थ्योरी के तहत लें, कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10 में से 3 बंदरगाहें यहाँ पे हैं, बाकी जो हैं वो साइडों पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ से कनेक्टिविटी इंडिया की लॉन्ग टर्म, आपको कुछ सोच भी नहीं सकता ना कि हसीना वाजिद जाएं और हसीना वाजिद की जगह एक ऐसा सिस्टम आ जाए जो जिसमें जो भी हो वो हसीना वाजिद के खिलाफ होगा, क्योंकि मूवमेंट ऐसी है। फिर बड़ी तादाद में वहाँ से लोगों का इन्फ्लक्स भी होगा, फिर यहाँ मणिपुर और ये सारे डिस्टेबलाइज होंगे, नहीं होने चाहिए, होंगे, ऑलरेडी शुरू हो, पहले से कई सालों से चल रहा है मामला। और मैं बड़ा हैरान भी होता था कि ये क्यों तवज्जो नहीं दे रहे उस तरफ, इनके पास तो रियल टाइम इंटेल होनी चाहिए थी। जी डॉक्टर साहब, 2021 से डॉक्टर साहब आप ये गुफ्तगू करते हुए आ रहे हैं। देखें 2021 से मैं ये बात कह रहा हूँ मुसलसल कि ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जी, और उनका नक्शा, उनकी लोकेशन, और ये डोकलाम से जब चाइना गया, फिर उसके बाद 2020 में दोबारा से चाइना जो है वो आ गया पूरे इलाके में, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब तो खैर ख़त्म हो गई, वो LOC मुझे नहीं पता उसका क्या टॉक्स हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं सारी। लेकिन ये जो डॉक्टर यूनुस ने दौरा किया है चाइना का, और वहाँ पर उन्होंने एक बात की है जो काफ़ी इंडिया में वायरल है और उस पर बात भी हो रही है, बयानात भी आ रहे हैं, और ये बात जो है ये 2021 से ये बात ही की थी। तो अब डॉक्टर यूनुस ने चाइना के दौरे में जो बात की है, मैं यहाँ पहले तो इंडियन एक्सप्रेस कोट कर दूँ 29 यूनुस स्पीच टू चाइना कि इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड बांग्लादेश इज़ योर गेटवे। 29 इंडियन एक्सप्रेस। Times of India, 7 states of India are landlocked. Yunus says Bangladesh is the only guardian of the ocean. ये लफ्ज़ गार्डियन याद रखना चाहिए हमें। इनवाइट चाइना टू मेक एक्सटेंशन, ठीक है, यानी चाइना आगे आके इन्वेस्ट करे, और ये जो है ये उसके बाद ये कि इसको NDTV ने इस तरह से प्ले किया कि 30th बांग्लादेश आस्क फॉर चाइनाज एक्सटेंशन इज़ रियल थ्रेट टू नॉर्थ ईस्ट एशिया। अच्छा, इस ये जो है ना ये ज़ाहिर है कि डॉक्टर यूनुस जो हैं वो उन्होंने चाइना का दौरा किया, बड़ा कामयाब दौरा, 4 रोज़ा। और मैंने पहले बात की थी हम लोगों ने चंद रोज़ पहले कि चाइना जो है वो खुसूसी यानी तैयारे में उनके चाइना के प्लेन में वो गए, और ये माजी से ज़रा हट के उनका ये दौरा चाइना का इसलिए है कि इससे पहले बांग्लादेश तवील अरसे तक बांग्लादेश में जो भी हुक्मरान आता था सबसे पहले वो दौरा करता था, सरकारी दौरा भारत का। तो ये उनका जो ऑफिशियल विज़िट हुआ डॉक्टर यूनुस का, ये हुआ चाइना का, और ये उन्होंने वहाँ पे बात की, और उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं ये लैंड लॉक्ड हैं, और दरमियान में चिकन नेक है। और अच्छा, ये चिकन नेक तो इतनी, तो मेरे ख्याल से कोई, मुझे नहीं पता कितनी बार इस प्रोग्राम में मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। 2021 से आपने बात की, शायद उससे भी पहले से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये चिकन नेक जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर की, ये जो है ये चाइना या अंदर से कोई, यानी बाकी जो उसके जो बॉर्डर्स हैं सारे, वो जो बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स के ऊपर मौजूद कोई भी रियासत, कोई भी जो मतलब वो लोग जो हैं वो उनमें से कोई भी उस चिकन नेक को, अगर, अब चिकन नेक अजीब ही है ना, मुर्गी की गर्दन, अच्छा बहरहाल वो चिकन नेक को कोई भी आके दबोचता है या कोई भी सिलसिला करता है, तो पूरा एक इलाका जो है 22 किलोमीटर छोटा सा इलाका, ये पूरा 7 रियासतें जो हैं ये भारत से जुदा होती हैं। अच्छा, और ये यकीनन इंडिया को अंदाज़ा है, और उन 5 जो 7 रियासतें हैं वहाँ पे 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, वहाँ पर पिछली सदी के शुरू से वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। कोई वैसे तो पूरे भारत में बेशुमार होती हैं वो, जैसे लोग कहते हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर तहरीकें हैं ये जो हैं ये वो अंग्रेज़ दौर से चल रही हैं, और
अंग्रेज़ों ने उनके साथ कमिटमेंट्स भी की हुई थी, मुख्तलिफ रियासतों के साथ भी तफसीलें डिस्कस कर चुके हैं और आगे बात भी करेंगे। और उन्होंने किया हुआ था कि ये यहाँ पे जो है ये आपको आज़ादी देंगे, आपको आज़ादी देंगे, आपको ये ऐसे होगा। वो बाद में वो यहाँ से भारत जैसे भी गया तो एक अजीब सा वो एक नक्शा वहाँ पर खड़ा करके चला गया। वो जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है वहाँ पे। वो जो मतलब है कि इंटरनल पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन ये मणिपुर में जब ये मामला ख़राब हुए और होने शुरू हुए तवील अरसे से वहाँ पे जो सारा सिलसिला, और फिर कुकीज़ और मीतीज़ और सारा हम डिस्कस कर चुके हैं मुख्तलिफ ट्राइब्स के दरमियान। और फिर कुकी लैंड की बात आ गई कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं तफसील से। आने वाले दिनों में मज़ीद उसमें बात कर लेंगे। और फिर वो इंडिया की तरफ से कहा गया रिजीम चेंज हुआ है, वहाँ पे स्टूडेंट्स का जो इनकलाब आया और स्टूडेंट्स के इनकलाब के नतीजे में हसीना बाजी चली गई। वहाँ सारी दुनिया की तरह सारी दुनिया में ये मरूसी सियासत और ये सारा, इससे लोग बेजार हैं। और वो उन्होंने वन पार्टी स्टेट बनाने की कोशिश की और बड़ा शदीद वहाँ पे रिजाइनमेंट हुआ, स्टूडेंट्स निकले। और वो ऐसे निकले कि वो जो स्टूडेंट जिसने वो कहा कि मेरे सीने पे गोली चलाओ और वो सारी तैयारी, तो वो फ़ौज ने ये फ़ैसला किया उनकी कि हम अवाम के साथ खड़े होंगे, हम ये जो लाइबिलिटी बन चुकी है हसीना वाजिद, उसके साथ हम खड़े नहीं होंगे। और वो चंद घंटों का वक्त मिला और वो निकल गई वहाँ से, सेफ एग्जिट दे दिया। अच्छा, अब डॉक्टर यूनुस ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि ये जो हमने यहाँ पे प्ले कर दिया, सारा दिखा दिया। और इसमें दो बातें हैं, उसको करके फिर हम बाकी मामला की तरफ आते हैं। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। ये मामला सीरियस संजीदा मामला है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये है कि डॉक्टर यूनुस जो हैं वो चाइना गए, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो उनकी मुलाकात होने जा रही है जुमे को, ग़ालिबन एक दो रोज़ में, अगले एक दो रोज़ में उनकी मुलाकात होने जा रही है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से। और वो होने जा रही है थाईलैंड में। और थाईलैंड में ये बिम्स्टेक ममालिक का जो इजलास है वो वहाँ पे हो रहा है। ये बिम्स्टेक ममालिक तफसील से हम बात कर चुके हैं। ये इसका 2018 के बाद इजलास हो रहा है बिम्स्टेक का, जेन में रखें। 2018 में हुआ था, फिर 2022 में जो हुआ था वो वर्चुअल हुआ था। लेकिन अब जो है वहाँ पे बिम्स्टेक के ममालिक का इजलास हो रहा है। तो बांग्लादेश से भी, उसके बाद ये श्रीलंका से, इंडिया से इंडियन प्राइम मिनिस्टर होंगे वहाँ पे, म्यांमार से भी, हालांकि वहाँ पे जो है वो ज़लज़ला आया है बहुत बुरा, लेकिन वहाँ की जो क़यादत है वो भी जो है वो जा रही है, ग़ालिबन पहुँच रहे हैं। और थाईलैंड में तो ज़ाहिर है कि तबाही आई है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी ज़लज़ला है। लेकिन सारे मुल्क, पहले ये आ रहा था कि शायद म्यांमार की क़यादत ना आ जाए, लेकिन म्यांमार की क़यादत भी थाईलैंड में होगी। तो ये कंप्लीट बिम्स्टेक का। और यहाँ पर नेपाल की क़यादत भी होगी, और वो भी नेपाल के अंदर भी एक तब्दीली आ चुकी है जो कि इंडिया जिसको पसंद नहीं करता, ओली जो हैं उनके प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यह है कि क्या डॉक्टर यूनुस और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होगी मुलाकात होगी, ठीक है ना, वो मुलाकात होगी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें, अभी तक जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो ये कि दोनों की मुलाकात होगी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यकीनन इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। हालांकि इंडिया में बहुत इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया, यहाँ तक आ गया कि वो इंडिया में जो बीजेपी के कुछ लोगों ने कहा अटैक कर दो बांग्लादेश पे, इसको 2 हिस्सों में तोड़ दो, 3 हिस्सों में तोड़ दो, ये वक्त ऐसा कुछ नहीं करेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो बात करेंगे जो है डॉक्टर यूनुस से, बल्कि एक गुडी किस्म की मीटिंग होगी अगर हुई, और उसमें वो बस इससे ज़्यादा बात नहीं होगी, जो हमला कर देंगे और इस तरह कुछ नहीं होगा। ये ज़ाहिर है वहाँ पे एक जो रद्द-ए-अमल आना था, अवामी रद्द-ए-अमल, वो इस पे आया है, उनकी मीडिया में भी आया है, उनके एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आया है। लेकिन ये है कि ये मामला जो है इसमें इससे आगे इंडिया जो है वो नहीं जाएगा। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाएंगे। हालांकि ये उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, ये बराह रास्त जो है ये पूरा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। ये बांग्लादेश की जो एक स्ट्रेटेजिक, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में शिफ्ट है। और ये चाइना में उन्होंने बात की है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बात करें चाइना में और चाइना ऑन बोर्ड ना हो। तो बांग्लादेश और चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं तेज़ी के साथ, जो अच्छा है। उनकी बांग्लादेश की अपनी स्ट्रेटजी है और चाइना की अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका क्या कर रहा है। देखिए, अमेरिका ने एक तो जो इस साल अमेरिका के जो अब देखें ना कि अमेरिका कहाँ है इस पूरी,
अमेरिका ने जो अनाउंसमेंट की है 40 स्लाइड, उन्होंने इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज स्टेट डिपार्टमेंट ने 2025 के अवार्ड्स अनाउंस किए हैं। 40 स्लाइड अगर हम दिखा सकें, उसमें उन्होंने ये कि कौन सी दुनिया भर में ख़वातीन हैं जो कि बहादुर ख़वातीन हैं और जिनको उन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड्स देने का, जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ऐलान किया। ये मेडलिन ऑलब्राइट ऑनरी ग्रुप अवार्ड हैं इस साल के। अच्छा, इसमें जो ऐलान देने का जो जिन ख़वातीन को ये अवार्ड दे रहा है अमेरिका, उसमें वुमेन स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीडर्स ऑफ बांग्लादेश हैं। वो जो ख़वातीन जिन्होंने उस जुलाई और अगस्त की उस तहरीक में, जिस तहरीक के नतीजे में हसीना वाजिद को उठा के पटक दिया था वहाँ के अवाम ने और वो फ़रार हो गई थी इंडिया, उन ख़वातीन को अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट, ये मैं बाइडेन इंतज़ामिया की, मैं ट्रंप इंतज़ामिया की बात कर रहा हूँ, वो 2025 का ये जो ख़वातीन जो कि कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया, प्रोटेस्ट लीड की उन्होंने, सेंसरशिप के आगे खड़ी हुई और उसके बाद ब्रेवरी के साथ वायलेंट रिप्रेशन के ख़िलाफ़, ये इनको अमेरिका इनको दे रहा है कि आपने तख्ता किसका उल्टा, हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा आपने, और आप एक अग्रेसिव रिजीम के आगे खड़े हुए, वहाँ के अवाम और वो जो ख़वातीन खड़ी हुई, जो स्टूडेंट्स या वहाँ की जो सिविल सोसाइटी की या बाकी, उनको अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट, मार्को रूबियो जो है वो ये दे रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्सेप्ट कर लिया इस इनकलाब को, तभी तो अमेरिका दे रहा है ना। अमेरिका इस इनकलाब को अमेरिका ने इंडोर्स कर दिया है। दूसरी बात, तभी तो दे रहा है ना वो, मतलब है कि उनको क्यों देखा ख़वातीन को, कि जिन ख़वातीन ने हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा, उनको इस साल का वो अवार्ड दे रहा है अमेरिका और मार्को रूबियो, यानी ये प्रेसिडेंट ट्रंप की इंतज़ामिया, ये बाइडेन इंतज़ामिया नहीं है। दूसरी बात जो है, पूरे आप देखें कि दुनिया में तकरीबन तमाम जगहों पे यूएस एड बंद हो गई है और यूएस एड नहीं जा रही, किसी को भी नहीं जा रही। लेकिन यूएस एड, क्योंकि उनका कहना ये है कि यूएस एड मिसयूज़ हुई, ये हुआ वो। अगर दुनिया के चंद बहुत थोड़े इलाकों में कहीं अगर यूएस एड जा रही है इस वक्त, तो उनमें से एक बांग्लादेश है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर कहीं यूएस एड जारी रखने का फैसला किया है तो वो जो है वो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश में उन्होंने जो है वो ये यूएस एड जो है ये उन्होंने भेजी है 73 मिलियन डॉलर्स की। और ये जो है ये 44th स्लाइड मैं कोट कर रहा हूँ, ये एसोसिएटेड प्रेस की, और उसके बाद में यूएस एम्बेसी इन बांग्लादेश की 43rd स्लाइड। दोनों बैक टू बैक हम दिखा दें तो मैं अंदाज़ा हो कि अमेरिका को एहसास है इस बात का कि बांग्लादेश जो है उसकी इकॉनमी पे असर ना पड़े। तो 73 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो उन्होंने ऐलान किया है कि वहाँ पे रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं उनको दिया जाएगा। और यूएस एम्बेसी इन बांग्लादेश, अगर 43rd स्लाइड दिखा सकें तो 17,000 मेट्रिक टन्स ऑफ यूएस ग्रोन फूड एंड फूड एड अराइव्स इन सपोर्ट बांग्लादेश रेफ्यूजीज़ वहाँ पे जो रोहिंग्या के हैं। तो अमेरिका जो है वो बांग्लादेश को यूएस एड भी दे रहा है, इस वक्त बांग्लादेश को यूएस एड दे रहा है वहाँ पे, ठीक है, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए। और साथ ही उन ख़वातीन को जिन्होंने एहतजाज किया और हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया, उनको इस साल का उन ख़वातीन को अवार्ड भी दे रहे हैं, मार्को रूबियो स्टेट डिपार्टमेंट दे रहा है। और यहाँ से जो डॉक्टर यूनस हैं उन्होंने बात की कि ये जो है ये बेअब, और मैंने आपसे पहले भी बात की कि डॉक्टर यूनस की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होगी, और उस मुलाकात में जो है वो ये जो अवामी सतह पे बातें हो रही हैं, बांग्लादेश पे हमला कर दो, बांग्लादेश के टुकड़ा कर दो, ये कर दो, डिवाइड कर दो, ये बड़ी बहुत बहस हो रही है। और ज़ाहिर है वहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट आया है, वहाँ के एक बांग्लादेश एक मुसलमान मुल्क है। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उसके बाद उसने तरक्की की, वो एक मुसलमान मुल्क है, एक सेकुलर मुल्क है और बड़े रोशन ख्याल वहाँ के लोग हैं। लेकिन ये जहन में रखें कि बांग्लादेश के जैसे हमारे साथ एक मसला है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान का जो पड़ोसी है इंडिया है और हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए, लेकिन इशू ये है कि वहाँ पे आरएसएस की हुकूमत है और वो कभी मुसलमानों के साथ हो जाते हैं। अभी वो जो मतलब एक अलग उनका नज़रिया है हिंदुत्व का वगैरह वगैरह जो भी है बात।
लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे जितना पड़ा है, वहाँ पे आरएसएस के या बीजेपी के आने का एक इम्पैक्ट पड़ा है कि वो बातचीत बंद है और जो भी, उससे कहीं ज़्यादा बांग्लादेश पे पड़ा है, बांग्लादेश पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। और उसके नतीजे में वहाँ पर जो ज़ाहिर है वो तो चली गई, हसीना वाजिद की पार्टी भी चली गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई बिल्कुल, और वो खालिदा ज़िया की भी चली गई है। और अब इलेक्शन 25 में होता है, 26 में होता है, जब भी होता है इलेक्शन, तो उसमें जो है वो स्टूडेंट्स ने अपनी पार्टी रजिस्टर करवाई हुई है और वहाँ जमात इस्लामी स्ट्रॉन्ग हुई है। ये उनकी इंटरनल डायनेमिक्स हैं पॉलिटिक्स की। लेकिन मसला ये है कि ये जो है ये एक बड़ा जियो स्ट्रेटजिक शिफ्ट है। शिफ्ट असल में है नहीं, उन्होंने बात पहली दफ़ा की है। ये हसीना वाजिद, ये देखें जोग्राफी जो है ना, जोग्राफी तो मतलब है कि अब एक है चिकन नेक, तो एक चिकन नेक है। चिकन नेक उसका नाम मैंने तो नहीं रखा, चिकन नेक ही कहलाती है हमेशा से। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ये जब ये दुकलाम वाला वाक़या हुआ था तो उसके बाद वो प्रीमियर शी से मिले भी थे, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो ख़त्म हो गया। उस वक्त जब ये बात हो रही थी तो भी मैंने कहा था कि शायद इंडिया ये जो है ट्रैप हो रहा है। नहीं, इंडिया चाइना की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और इंडिया शायद उसमें इसको सही तरह प्ले नहीं कर पा रहा। और फिर उसके बाद भूटान हमने देखा, फिर हमने बांग्लादेश में देखा, फिर म्यांमार में देखा, और वहाँ से रेफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ये जो बात की थी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जब उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की थी तो वहाँ ये इशू बांग्लादेश का उठा भी था, तो उन्होंने कहा था आप देख लें, तो आप देख लें, वो हैंड ओवर कर दिया था उन्होंने। आप देख लें तो क्या, वो वहाँ तो एड दे रहे हैं। और वहाँ उस इनकलाब को, जो इनकलाब तलबा ने बपा किया वहाँ पे, एक अवामी इनकलाब, और अवामी इनकलाब वो जो कि मरूसी सियासत, तो वो एक ही पार्टी स्टेटस को चले जा रहे हैं जनाब वो, और वहाँ से उन्होंने उठा के फेंक दिया। बड़े वहाँ पे उनकी अपनी इंटरनल डायनेमिक्स है। तो ये तो एक हो गई बात। अच्छा, दूसरा मामला, इसके ऊपर हम कंटिन्यू रखेंगे बात आने वाले दिनों में कि बिम्स्टेक में अब क्या बात होती है क्या नहीं होती। लेकिन ये वो बात है जो मैं 2021 से कहता आ रहा हूँ। तो वो तमाम बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या इशू है, सेंट मार्टिन, कुकी आइलैंड के बारे में क्या वो बात, कुकी लैंड के बारे में क्या बात हो रही है, मेथीस के बारे में, ये फर्दर से बात करेंगे। लेकिन ये एक जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट वहाँ पे बांग्लादेश में बहरहाल आया है कि बे ऑफ बंगाल तक उन्होंने लफ्ज़ गार्डियन इस्तेमाल किए, यानी कि हम पूरे रखवाले हैं इस पूरे इलाके के, ठीक है ना, ओन करते हैं। अब इसके ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ इस पर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, इंडिया में बहस हो रही है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी हो रही है, जज्बाती लेवल पे भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। लेकिन ये बात पहले से डिस्कस कर रहा हूँ मैं 2021 से कि प्रॉब्लम वहाँ से होगी, यहाँ से नहीं होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि तमाम मामलात अचानक कहीं जाके रुक गए हैं, बिगड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं। आज अभी चंद घंटों के बाद जो है वो रोज़ गार्डन जो वाइट हाउस का है, वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ख़िताब करेंगे सारी दुनिया से। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स गालिबन तमाम दुनिया पे, या जो उनके बड़े तिजारती पार्टनर्स हैं उन पे वो आयद करने जा रहे हैं। और उनके जो बड़े तिजारती पार्टनर्स हैं, चाइना, इंडिया भी है उसमें जो है EU के ममालिक भी हैं, उसमें ताइवान भी है, उसमें बाकी जो 15 जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डर्टी 15, तो वो जो ममालिक हैं उन ममालिक पे वो टैरिफ्स आयद करने जा रहे हैं। इससे पहले 2-3 बार ऐसे हुआ है। और ये इस महीने अगर हम देखें तो अगर हम ये फर्स्ट स्लाइड दिखा सकें, उन्होंने जो ट्वीट किया था, उन्होंने इसका नाम रखा है लिबरेशन डे। अप्रैल 2 इज़ लिबरेशन डे इन अमेरिका। ये उनका ट्वीट है, फर्स्ट स्लाइड। वो कह रहे हैं कि ये आज़ादी का दिन है। फॉर डिकेड्स वी हैव बीन रिप्ड ऑफ एंड अब्यूज्ड बाय एवरी नेशन इन द वर्ल्ड, बोथ फ्रेंड एंड फो। नाउ इट इज़ फाइनली टाइम फॉर गुड OIUSA टू गेट सम ऑफ दैट मनी एंड रिस्पेक्ट बैक। गॉड ब्लेस अमेरिका। अच्छा, 11 तारीख को वो आज पूरी दुनिया पे जो उनके बड़े पार्टनर्स हैं ख़ास तौर पे उन पे वो टैरिफ्स अनाउंस करने जा रहे हैं। अच्छा, मार्च में 11 मार्च को उन्होंने ये कहा था कि ये उस वक्त शुरू किया था जब उन्होंने कनाडा से कहा था कि वो उनके सिटीजन्स रजिस्टर करवाएं, और उसके बाद उन्होंने जो है वो प्लान्स वापस कर लिए थे मेटल टैरिफ्स के। फिर मार्च से उन्होंने ये सारा शुरू किया, ये बल्कि उससे पहले से चल रहा है। उन्होंने कनाडा के ऊपर टैरिफ्स लगाए, फिर उन्होंने कहा पहले का 4 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो उन्होंने कहा 1 महीना इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो टैरिफ्स रुके। फिर एल्यूमिनियम पे और ये सारे उन्होंने टैरिफ्स। अब ये आप देखें ना, अगर मिसाल के तौर पे कोई चीज़, अगर मिसाल के तौर पे एक स्मार्टफोन बनता है $200 का चाइना में, तो $200 का चाइना में बनता है तैयार, उसको एप्पल वाले चाइना $200 का तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद वो शिपिंग
आप लगा लें $50, ठीक है ना, जी। $70, ठीक है, क्योंकि शिपिंग हो गई या बाय एयर वो चला गया, पहुंचा, उसके बाद पहुंचा यूएस पोर्ट पे, तो वहाँ पे वो जो भी टैरिफ है या टैक्स है, जो भी सारा सिलसिला है वो लगा उस पर। अब वो 200, फ़र्ज़ करें $50 खर्चा आ गया, $200 का बना था तो $250 का हो गया, $250 का हो गया तो 50 उस पर वहाँ पे टैक्स वगैरह लग गए, ठीक है, तो $250 का हो गया। अच्छा, उसके बाद वो बंदरगाह से, अमेरिका की बंदरगाह से वो फिर रिटेलर्स तक जाएगा, ठीक है, रिटेलर्स तक जाएगा या जिस दुकान में जाके तो $20-30 वो दरमियान में अपना प्रॉफिट कमाएंगे। तो कुछ मिसाल दे रहा हूँ, तो $270 का और $300 का मिल गया। अब जब टैरिफ बढ़ जाएंगे, टैरिफ जब बढ़ेंगे तो वो टैरिफ कितने बढ़ेंगे, तो अब आप सोचें कि वो जो वहाँ अमेरिका एक चीज़ वो $20 या $30 से वो पता चला $50 हो गए, $60 हो गए, टैरिफ बढ़ गए, तो उसके नतीजे में एक तो अमेरिका के अंदर महंगाई का तूफान आएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये होगी साथ ही कि स्टॉक मार्केट्स पहले ही आज लरज़ रही हैं, बैठ गई हैं सारी दुनिया की, और महंगाई किस तरफ जाती है, एक गैर यकीनी कैफियत पहले से थी, और आज जो है वो लिबरेशन डे का ऐलान हो रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना ये है कि इसके नतीजे में जो बाहर कंपनीज अमेरिका से बाहर तैयार होती हैं चीज़ें, वो अब अमेरिका के अंदर चूँकि वो महंगी हो जाएंगी, इसलिए हमारी जो मकामी सनतें हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हों यूरोप से, चाहे वो चाइना से आने वाला सामान हो, चाहे इंडिया से आने वाला सामान है, जो भी हो, उसके नतीजे में यहाँ अमेरिका में बिजनेस करेंगे तो टैरिफ नहीं होंगे, लेकिन अगर बाहर की दुनिया पे करेंगे तो टैरिफ्स। वो आज लिबरेशन डे वो अनाउंस करने जा रहे हैं। अब उसके नतीजे में कुछ मुल्कों ने अपना सिलसिला बना लिया, उन्होंने अपना रिएक्ट करने जा रहे हैं सारा मुख्तलिफ, लेकिन ये कि आज दुनिया हिली हुई और कल इसके क्या असरात सामने आते हैं वो हमने देखने हैं। एक चीज़ बिल्कुल हवा में तहलील हो गई अचानक, और वो ये तहलील हुई है सबसे जो ये पिछले 1-2 दिनों में जो वाक़यात, बड़ा एक वाक़या सामने आया है, वो ये आया है कि रशिया और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन के मामले पे तमाम मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए हैं। सऊदी अरेबिया में जो मुज़ाकरात हो रहे थे और जो अमेरिका की तरफ से हो रहे थे, और जो रशियन टीम्स आ रही थीं और फिर यूक्रेन की टीम्स आ रही थीं, उसको प्रेसिडेंट पुतिन ने जो मज़ीद आगे मुतालबात रखे, जिन मुतालबात में ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा इसको हटाया जाए, ज़ेलेंस्की को, और अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत जो है एक हुकूमत वहाँ पे कायम की जाए, जैसे ईस्ट टिमोर में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ईस्ट टिमोर में जैसे हुआ, या साबिक यूगोस्लाविया में हुआ, या बाकी जगहों पे हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की हुकूमत इंस्टॉल की जाए, क्योंकि ये आदमी एग्जैक्ट प्रेसिडेंट पुतिन ने जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि कल को कानूनी हुकूमत आ गई तो वो तो कहेगी कि ये गैर कानूनी हुकूमत के साथ, ये ज़ेलेंस्की के साथ, क्योंकि इसकी तो टर्म पूरी हो चुकी है पिछले साल मई में, तो इसके साथ माहिदे किए आपने, तो हम तो इसको नहीं मानते, इसकी कानूनी हैसियत को, तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो ऐसे आदमी के साथ माहिदा कर रहे हैं हम कि वो तो एक दूसरी हुकूमत लाई जाए। और वो फिर उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी शामिल किया जाए, नॉर्थ कोरिया को भी शामिल किया जाए, और ये मुस्तकिल तौर पे इनकी हैसियत जो है वो फ़ौज ख़त्म की जाए, और ये सारा वो 30 दिन का सीज़ फायर प्लान जो था, वो जो स्टीव विटकॉफ लेके गए थे, और जो शुरू में बड़े मुतासर हुए थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के, भाई वो स्टीव विटकॉफ ने आके वो उनको एक पोर्ट्रेट पेश किया, और पुतिन साहब जो है वो बाकायदा गिरजा घर जाके दुखी हुए जब उनको गोली उन पे फायर हुआ, तो वो सारा जो है वो उसके बाद वो बात बहुत आगे बढ़ गई थी, वो अचानक जो है वो सारी रुक गई है। और प्रेसिडेंट पुतिन ने जो मुतालबात रखे थे सामने, उसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये इस दौरान हुआ जब वांग यी जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मॉस्को का दौरा किया, और मॉस्को में उनकी मुलाकात जो है वो ना सिर्फ ये कि वहाँ पे सर्जेई लैवरोव से हुई, बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन से भी बड़ी तवील मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के बाद ये बात सामने आई कि रशिया और चाइना हमेशा से ज़्यादा इस वक्त और आने वाले दिनों में एक पेज पे और एक साथ रहेंगे, और किसी सूरत रशिया और चाइना अलग नहीं होंगे किसी भी सूरत। और यूक्रेन का भी सारा मामला डिस्कस हुआ, सारे नोट्स एक्सचेंज हुए, तो उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये रिवर्स निक्सन या ऐसे जो बातें चल रही थी, तो चाइना और रशिया बिल्कुल एक साथ खड़े हुए। तो उसके नतीजे में ये अब कहा गया है कि मई में अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट पुतिन उनसे अभी तक मिलने का कोई इरादा नहीं रखते सऊदी अरेबिया में।
अच्छा, अब सऊदी अरेबिया क्या इस पूरी सूरत हाल में, क्योंकि एक तो ये सीज़ फायर, अच्छा बहुत बड़े इलाके पे अब तेज़ी के साथ रशिया जो है वो कब्ज़ा करता जा रहा है तेज़ी के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है नेटो में भेजना नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या मिलिट्री एड देनी है नहीं देनी, क्योंकि वो 100 दिन के अंदर जंग ख़त्म होनी थी, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही। वो तेज़ी के साथ प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि मेरी तरफ से आपकी तरफ से ये बात हुई थी, मेरी तरफ से ये बात है, 3-4 बातें करते हैं तो सीज़ फायर करते हैं हम। लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उधर वो जंग, यानी मैंने कहा ना वो मुअत्तल हो गए हैं मुज़ाकरात टिल फर्दर ऑर्डर, वो सारा प्लान मुअत्तल हो गया यूक्रेन का। और शदीद गुस्से का इजहार किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि ये प्रेसिडेंट, मुझे दुख हुआ है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन ने मेरी तरफ से, अच्छा वो आप देखें ना उन्होंने म्यूनिख में जाके वो उनके जो मार्को रूबियो हैं या पैटी हेक्सेट हैं या बाकी लोगों ने पूरे ईयू को उड़ा दिया, वहाँ पे उन्होंने पूरे जो है वो नेटो को उन्होंने एक तरह से साइड पे फेंक दिया उठा के, उन्होंने सबको कर दिया एक तरफ के भाई हम रशिया के साथ हैं ये बिल्कुल। और आखिर में जाके प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा नहीं मज़ीद शराइत होंगी, तो ये अब मामला स्टेल पे चला गया। दूसरा ये है कि वो उधर वहाँ पे सीज़ फायर भी जो है गज़ा में अभी तक शहादतें हो रही हैं और उनके जो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा और NSA जो हैं, NSA ने तो मस्जिद अक्सा में जाके फिर बेहुरमती की है दोबारा उन इलाकों की, और वो कह रहे हैं कि हम गज़ा के बड़े इलाके पे कब्ज़ा कर लेंगे। अच्छा, यानी वो अग्रेशन की तैयारी कर रहे हैं कि अब यहाँ पे जंग ख़त्म नहीं होगी, हम अब दोबारा गज़ा में एंटर होंगे और गज़ा के अंदर ना सिर्फ ये कि फ़ज़ाई हमले करेंगे बल्कि ज़मीन से भी जाके और हम गज़ा की बड़ी पट्टी पे हम कब्ज़ा करने जा रहे हैं। अच्छा, अब वक्फा लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या अब सऊदी अरेबिया या अरब ममालिक यहाँ पर एक तो आप देखें ना कि वो यूक्रेन मैंने कहा रुक गया, अब यूक्रेन में फर्दर ना कोई मुलाकात होने जा रही है, सवाई ये कि उसमें एक शख्सियत, आप वक्फा लें उसके बाद बात वो वाशिंगटन जा रहे हैं, उन पर बैन लगा हुआ है, 7 दिन का वीज़ा इशू हुआ है वाशिंगटन से। वक्फा लें उसके बाद बात करें। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कल पावर सेक्टर के आला सतही इजलास की सदारत भी करेंगे, जबकि बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान भी मुतवक्किल है। देखें जी क्या ऐलान होता है। और जरदारी साहब जो हैं उनको, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को कोविड हो गया और उनको अब देखते हैं कि क्या उनकी ट्रीटमेंट, और उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, तो वो भी एक सिलसिला सारा खड़ा है इंटरनल। जो अडियाला जेल के अंदर मुलाकातें हुई हैं उनका क्या रिज़ल्ट सामने आता है। वहाँ बलूचिस्तान के अंदर टॉक्स गालिबन शुरू हो गई हैं, वहाँ पे बातचीत हो रही है शुरू, तो देखते हैं कि ये मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। लेकिन जो कुछ खित्ते में और दुनिया में हो रहा है ये बराह रास्त पाकिस्तान को, हर मुल्क को इफेक्ट कर रहा है, हर मुल्क को ये इफेक्ट करने जा रहा है। और ये इंटरनल टर्मोइल, मैं हमेशा कहता हूँ ये पाकिस्तान में मैन मेड क्राइसिस है। अच्छा, ये इसमें जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो ये 7 सिस्टर्स वाली बात की उन्होंने, और दूसरी बात ध्यान में रखें कि इस इनकलाब को अमेरिका ने इंडोर्स किया है। अमेरिका ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये कोई डोनाल्ड लू वाली चीज़ या फलाना, वो जो पहले वहाँ बात हो रही थी कि डोनाल्ड लू ने चेंज करवा दी, रिजीम चेंज और हसीना वाजिदी, बांग्लादेश में बात चल रही थी, तो वो अमेरिकन ने उनके जो एहतजाज करने वाले लोग थे उनको अवार्ड देने का, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि यहाँ पे गज़ा के अंदर मामलात ख़राब हो गए हैं, और जो B-2 बॉमर्स हैं वो 6 B-2 बॉमर्स मज़ीद जो है अमेरिका ने, जो कि उनके 1/3 टोटल B-2 बॉमर्स में से होंगे, वो उन्होंने गुआम से दिएगो गार्सिया बेस पे, जिसके हम काफ़ी पिछले चंद दिनों में डिस्कस कर चुके हैं, दिएगो गार्सिया पे उन्होंने भेजने का ऐलान किया है। तो ये जो B-2 बॉमर्स हैं ये वहाँ पे होंगे, और ये कशीदगी यहाँ पे बढ़ रही है। तो USS हैरी ट्रूमन के साथ दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी, ये अगर 26 हम दिखा सकें, USS कार्ल विंसन 26, ये भी जो है ये गुआम से मिडिल ईस्ट टास्किंग के लिए चला गया है। और रॉयटर्स जो है इस पे ये कह रहा है 25 के ईरान टेंशंस बिल्ड US मिलिट्री मूव्स वॉर प्लेन्स टू रीइंफोर्स मिडिल ईस्ट। अच्छा, ये बात मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि अगर अमेरिका यहाँ पे अपने आप को, ये मिडिल ईस्ट एक ये मशरिक़ वस्ता या ये पूरा जो इलाका है ये एक ऐसा इलाका है यहाँ जो फंस गया सो फंस गया, क्योंकि ये लिंक होता है आगे इस पूरे इलाके को आप लिंक करें तो ये सेंट्रल एशिया के साथ एक ही बड़ा मेन लैंड है जो यूरेशिया कह लें, और ये फिर आप अक्रॉस उस तरफ चले जाएं तो अफ्रीका है और रशिया भी यहाँ मौजूद है,
और यहाँ पे चाइना भी मौजूद है। तो ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा अगर अमेरिका यहाँ पे गज़ा के अंदर सीज़ फायर नहीं करवा पाता, जो कि नहीं करवा पा रहा, और ये जो प्रेसिडेंट पुतिन के बड़े करीबी ये वो हैं जिन्होंने स्टीव वित्कॉफ के साथ एक रोल प्ले किया था, जो रशिया के इन्वेस्टमेंट फ़ंड को भी हेड करते हैं, किरिल दिमित्रिव। ये किरिल दिमित्रिव जो हैं इनको ये उस लिस्ट में हैं जिनके ऊपर अमेरिका में सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो इनको 1 हफ़्ते का वीज़ा जारी हुआ है, और ये यूक्रेन की टॉक्स को बचाने के लिए या जो भी मामला हैं, रशिया का कहना है कि हम बात को तातुल आ गया है, हमारी शराइत पूरी नहीं हो रही, लेकिन यह है कि इसको हम अमेरिका से कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं करना चाह रहे, बातचीत। तो वो 1 हफ़्ते का वीज़ा उनको अमेरिका ने इशू किया और वो अमेरिका पहुंच रहे हैं स्टीव वित्कॉफ से मिलने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ये सूरत हाल बनी है कि एक तो ये सीज़ फायर, अब इसमें सऊदी अरेबिया वो अगर आ रहे हैं तो पहले तो ये था कि सऊदी अरेबिया में पुतिन से उनकी मुलाकात होगी और फिर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। तो वो मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से कहा गया कि अभी फ़िलहाल कोई मुलाकात का इरादा नहीं है उनका, और ये उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया है कि वो आ जाएं सऊदी अरेबिया, लेकिन ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सऊदी अरेबिया आ जाएं, ठीक है, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल प्रेसिडेंट पुतिन का इरादा नहीं है। और ये सारी बात जो है वो इसमें चाइना के साथ जो नोट्स एक्सचेंज हुए हैं, और वांग यी वहाँ पे मौजूद हैं, और उनकी बहुत अच्छा उनकी मीटिंग रही। और मैंने आपसे कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई। वांग यी जो हैं जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से भी हुई, डिटेल मुलाकात हुई। उसके बाद स्टेटमेंट्स आई कि ये माजी में किसी भी दौर से ज़्यादा इस वक्त जो है वो चाइना और रशिया एक पेज पे है। अच्छा, ये जो सीज़ फायर ख़त्म नहीं हो रही, और इसराइल ने बात की कि हम गज़ा के अंदर जो है गज़ा में दाखिल हो जाएंगे, और ये सारा उस इसराइल नेतन्याहू जो है वो ग़ालिबन चाह रहे हैं कि इस जंग को खींचें, बढ़ाएं, आगे सब कुछ करें। और ये कार्ल विल्सन यहाँ पे पहुँच गया, अभी गुआम से आया है, यानी इसका मतलब वो जगह सारी खाली हो रही है, यानी पैसिफिक, वो पूरा पैसिफिक खाली हो रहा है। और यहाँ पर वो हुतीज़, यहाँ पर वो एक दफ़े को तो ना आओ आओ आओ, तो वो यहाँ पे यहाँ सकिन हो जाएगा अमेरिका। अब अगर अमेरिका आया इजराइल में, अमेरिका सकिन हो जाएगा। ख़ास तौर पे ये कि ईरान में जो है ईरान के रशिया के साथ ताल्लुकात, चाइना मौजूद है, चाइना जो है वो सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान सुलह करवा चुका है, चाइना उस पॉलिसी को इंडोर्स कर चुका है, 2 स्टेट सोल्यूशन वाली है, वो अरब है ही अरब प्लान। तो उस अरब प्लान के बगैर ट्रंप, वो जो मुशाहिद साहब से बात हो रही थी पिछली 2 नशिस्तों में, तो मैं यही पूछ रहा था कि ये कैसे दरमियान में तो वो दिन है जबकि इसका दूसरा मरहला और फाइनल मरहला शुरू होना है गज़ा सीज़ फायर का। तो उस वक्त एक तो गज़ा सीज़ फायर है, दूसरा ये कि वेस्ट बैंक में तो नहीं है, वहाँ तो मुसलसल शहादतें होती रही हैं, बल्कि गज़ा में भी होती रही हैं। और गज़ा में दोबारा अगर स्टार्ट होता है ये ऑपरेशन, जाहिरियत शुरू होती है या ये शुरू होता है, तो जॉर्डन और इजिप्ट दोनों एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर वो पैक्ट तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं कि हम अपना पैक्ट तोड़ देंगे, जो कि इसराइल के साथ है। और ये जहन में रखें कि इसराइल भी इस वक्त सबसे वीकेस्ट पोजीशन में इसलिए है कि क्योंकि एक तो कत्लेआम हुआ है, और दूसरी बात है कि लेबनान के साथ छेड़खानी करेंगे तो अब हिजबुल्लाह की वहाँ पे जो हुकूमत है वो हिजबुल्लाह की नहीं है, बल्कि हुकूमत जो है वो उनके फॉर्मर आर्मी चीफ जो कि वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, उसको सारे अरब ममालिक ख़ासतौर पे सऊदी अरेबिया ने उनको इंडोर्स किया है, जोसेफ कॉइन है। तो ये वहाँ जो सूरत हाल डेवलप होगी, और जनरल सिसी भी, प्रेसिडेंट सिसी जो हैं इजिप्ट के वो, और या किंग अब्दुल्ला हों, वो किसी सूरत में भी जो बुनियादी बात थी यहाँ तक पहुँचने के बाद ऐसा कोई सिलसिला होगा नहीं कि वो अब कोई रुकेगा नहीं, बल्कि अब वो सारे मिलके जो हैं फिर वो क्या बनेगा। तो ये सीज़ फायर होना, जहरियत होना, और ये होना कि इसराइल अंदर दाखिल हो रहा है और अमेरिका जो है वो इधर भी इंगेज है, उधर भी इंगेज है, ये यमन और हुतीज़ के साथ वो भेज रहे हैं। तो इस दौरान तवील अरसे के बाद मैंने इतनी ज़्यादा ताइवान के गिर्द एक्सरसाइजेस जो 2 रोज़ जारी रही हैं, तो वो ताइवान को हर तरफ से जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी उन्होंने घेर लिया, उनके जहाज़ों ने भी उनके, और हर तरफ से ब्लॉकेड हुआ। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइजेज हुई हैं ताइवान पे, होती रही हैं, हमेशा होती रही हैं, लेकिन इस दफ़ा जो एक्सरसाइजेज हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। और ताइवान को तकरीबन उन्होंने 2 दिन तक उनकी सारी जो हर तरह से उनको डिस्कनेक्ट कर दिया था। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो उनके जो इवन जो मीडिया में उनकी जिस तरह से ये एक्सरसाइजेज, ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं ये प्रोजेक्ट हुई हैं, तो उससे भी अंदाज़ा होता है कि ये जो है ये इन एक्सरसाइजेज को ख़ुद अगर हम यहाँ दिखा सकें, ये हम ग्लोबल टाइम्स अगर दिखाएं 31 के PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड रैप अप जॉइंट ड्रिल्स अराउंड ताइवान, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ना, अगर 33rd हम देखें ग्लोबल टाइम्स, PLA एयरक्राफ्ट कैरियर्स हेल्प इन द रोल ऑफ कट ऑफ 3 लाइन्स ऑफ ताइवान इंडिपेंडेंट फोर्सेज इन ड्रिल्स, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं।
और फ्रांस से ये आ रहा है, फ्रांस इसको इस तरह से कर रहा है कि चाइना प्रैक्टिसेस हिटिंग ताइवान की पोर्ट्स एनर्जी साइट्स इन लाइव फायर ड्रिल्स। और साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है, द क्लॉक इज टिकिंग फॉर ताइवान, ये 35th। अच्छा, अब इशू ये सारा कि क्या यहाँ पर इस पूरी पिक्चर में, इस पूरी सूरत हाल में क्या जो है वो क्या ताइवान जो है, ताइवान हाल दिख चुका है यूक्रेन का। यूक्रेन ये नहीं कि बातचीत ख़त्म हो गई तो अब अमेरिका अपनी फ़ौज भेजेगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अमेरिका जो स्टांस ले चुका है नेटो के बारे में, या जो बात वहाँ हो चुकी है, या जो सारा सिलसिला कि हम यहाँ पैर नहीं रखेंगे, हम पैसे नहीं देंगे, वो तो वॉर ख़त्म करवानी थी, तो दो बाउंस बैक हो गई ये पॉलिसी, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी शराइत रख दी आगे। उन्होंने कहा तो आपने तय किया है ना, हमारी तरफ से भी तो कुछ सुने, ये तो आपकी तरफ से मोहब्बत का पैगाम है ना, अभी हमारी तरफ से भी तो सुने। उसके बदले में उन्होंने, मैं कह रहा हूँ वट्टा सट्टा, स्ट्रेटेजिक वट्टा सट्टा जिसको वो, कि उन्होंने कहा ग्रीनलैंड ले जाओ मेरी तरह, लेकिन हमारी बात भी तो सुनो। तो अगर वो ग्रीनलैंड ये वो सारा उनके हाथ से निकल, वो चाइना का और रशिया का पूरा वहाँ पे जो है वो आर्कटिक ओशन के ऊपर तो उनकी इजारादारी है, तो वो ग्रीनलैंड भी इसमें फंसेगा। इस ध्यान में रखेंगे नॉर्वे में चाइना मौजूद है, नॉर्वे में चाइना मौजूद है, चाइना का स्पेस स्टेशन जो है वो नॉर्वे में मौजूद है, नॉर्वे में। यानी एक तरफ से नॉर्वे जो है वो उसका फटा है, रशिया नाराज़ है उनके साथ, चाइना मौजूद है। तो अब इशू ये है कि और उनके आइस ब्रेकर्स, और चाइना जो है वो चाइना की अपनी आर्कटिक पॉलिसी, हालांकि वो आर्कटिक के साथ चाइना का बॉर्डर नहीं लगता, रशिया का लगता है, लेकिन उनकी अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। और ये जो इससे पहले वो जो कनाडा की तरफ से चाइना डायरेक्ट वो छोटे से रास्ते, छोटा सा रास्ता इधर कनाडा है और इधर जो है अलास्का भी तो रशिया ने दिया था ना, फरोख्त किया था उनके हाथों। तो उसके बाद जो कनाडा है, कनाडा से चाइना जो ट्रेड हुई थी वो निकल की वो इस रास्ते से हुई थी, वो पूरी दुनिया घूम के नहीं गया था चाइना, वो यहाँ से गया था। तो इशू ये है कि चाइना की आर्कटिक पॉलिसी है, रशिया की आर्कटिक पॉलिसी है, अमेरिका ग्रीनलैंड को, कनाडा को दबा के कि ये किसी तरह ज़्यादा हमारे पास हो जाए, लेकिन वो तो पुतिन ने कहा कि खुद ही अगर ये माहिदा यहाँ ख़त्म होता है तो फिर वो सारे मामला ख़त्म हो जाते हैं, यूक्रेन के भी, ये भी। और इस दौरान वो तेज़ी के साथ जो सीज़ फायर चूँकि नहीं हो रहा, तो तेज़ी के साथ रशियन आर्मी आगे बढ़ रही है, वहाँ हौसला भी नहीं आ रहा। वहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये भी कह दिया कि वहाँ लोग मौजूद थे, अमेरिका का प्लान था, ये था, वो कर के सारा जो एक्सपोज हो गया, और ये कि EU की कोई फौज नहीं है और मुल्क इधर उधर हो गए। ऊपर से टैरिफ्स आ रहे हैं आज, वो टैरिफ हिट करेंगे EU को, EU की सारी जो कंपनीज हैं बड़ी, जो मल्टीनेशनल है, उनको हिट करेंगे। और इंडिया के लिए ये कंसर्निंग बात होनी चाहिए। देखिए, मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं कि ये चल रहा है काफ़ी अर्से से। ये उस वक्त जब ये मणिपुर का वायलेंस शुरू हुआ है तो उनको वहाँ पे सिक्योरिटी करनी चाहिए थी, वो फायर कर देते, जो बहुत बाद में किया। वो अपने चीफ मिनिस्टर को हटाते, वहाँ सिक्योरिटी वो होता है ना कि बाद नहीं कर रहे, छोड़ो कुछ नहीं होगा, करते होते डॉक्टर यूनुस को चाइना और अमेरिका दोनों ने इंडोर्स किया, और उस इनकलाब को भी इंडोर्स कर दिए जिसके तहत हसीना वाजिद गई थी। अच्छा, अब और मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो बिम्स्टेक का इजलास हो रहा है, इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो जो पब्लिक सेंटीमेंट है कि 2 हिस्सों में तोड़ दो, ये वो नहीं बात, ऐसी सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसी बात हो। बल्कि कोई भी इंडिया का जो कंसर्न है बांग्लादेश से रिलेटेड, चाहे वो उनके पोरस बॉर्डर्स पे हो, चाहे वहाँ से आने वाले लोगों में, और मैं बहुत वो बात कह चुका हूँ कि वो बहुत एक पोरस बॉर्डर है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम्स भी हैं, ये जो है ना मियाँ पार सारा, और भी ये अर्थक्वेक के बाद क्या हुआ, तो ये एक बहुत अजीब सी जगह है। और यहाँ से जब से ओपीएम या अफगानिस्तान से तो बिल्कुल ख़त्म कर दी यहाँ पे तालिबान ने, तो ये सारा का सारा वो वहाँ शिफ्ट हो गया है। वहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम्स, वेपन्स, आज़ादी की तहरीकें, वहाँ पे मुख्तलिफ मामला, अरकान आर्मी आगे पीछे, म्यांमार में दाएं बाएं। लेकिन जो एक अथॉरिटी के साथ उन्होंने बात की है चाइना से कि ये हम आपको बे ऑफ बंगाल यहाँ पे देंगे, अब सेंट मार्टिन आइलैंड किसको देना है किसको नहीं देना, ये उनकी अपनी थ्योरीज हैं उनके। मेरा नहीं ख्याल कि उनके जो सीरियस स्ट्रेटजिस्ट हैं वो इस बात को लेकिन एक क्रिश्चियन स्टेट बहरहाल अमेरिकन जो हैं वो उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। उस इलाके में जो कुकी लैंड है वो चाहते हैं वहाँ पे क्रिश्चियन स्टेट बने, और वो अगर क्रिश्चियन स्टेट बनने की बात होती है तो उसमें चाइना को भी कोई इतराज़ नहीं होगा कि दरमियान में कोई स्टेट बनते ले। अमेरिका उसको बड़े वाजे ऐसी बातें हैं कि वहाँ पे एक अमेरिकन भी चाहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप भी, कि वहाँ पे क्रिश्चियन स्टेट बने, और अगर बनती है तो उसको अपोज नहीं करेंगे। अब इस पूरी पिक्चर में ये बड़ी तेज़ी के साथ डायनामिक्स मिडिल ईस्ट के अंदर भी रुक गया सारा मामला, इस अरब ममालिक के साथ अरब प्लान अब रुका हुआ है सारा मामला। क्या इसराइल दोबारा एंटर होगा गज़ा के अंदर, और क्या जो है वो गज़ा के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लेगा, और क्या इस वक्त अरब ममालिक और दाएं बाएं जो सारी सूरत हाल है वो सब देखते रहेंगे।
कैसा होने जा रहा है, कई मुमकिन है सऊदी अरेबिया वेलकम करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप को जो वहाँ पे कत्लेआम हो रहा होगा। तो ये जो है, और यूक्रेन के अंदर बात रुक गई है सारी, और आज प्रेसिडेंट ट्रंप बम गिराने जा रहे हैं अपने इत्तेहादियों पे ज़्यादा, वो ट्रेडिंग पार्टनर्स पे लगाने जा रहे हैं ना टैरिफ। तो ट्रेडिंग पार्टनर्स तो वही हैं जो दोस्त हैं, या चाइना, ठीक है ना, चाइना को भी लगा देंगे तो चाइना जो बाकी दुनिया उसके लिए खुलेगी, यूरोप खुलेगा बाकी। तो ये है अब के और ज़ाहिर उनका RCEP जो है वो पैक्ट उनका एक्टिव हो गया, वो नॉर्थ कोरिया और ये सारा, और ताइवान को ये पता है अच्छी तरह कि यूक्रेन के साथ ये हुआ है, तो क्या अमेरिका यहाँ पे ताइवान को बचाने आएगा मिडिल ईस्ट से निकल के? वो जो गुआम से मूव हो रही हैं फौजें यहाँ हुतीज़ के साथ यहाँ इंगेज अगर हो गए ना, वो ये बहुत बड़ी प्रेसिडेंट ट्रंप की मेरे ख्याल से नाकामी होगी कि फॉरएवर वॉर्स जो हैं वो मज़ीद खिंच गई, और मज़ीद इस तरह से खींची कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक दुश्मन उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में करार दिए चाइना को, और उनका ख्याल था कि रशिया से मैं बहुत जल्दी 100 दिन के अंदर, या पता नहीं 24 घंटों के अंदर सब कुछ कर लूँगा, मामला तय हो जाएंगे, बस अब हुए करके वो प्रेसिडेंट पुतिन ने एक अपनी लिस्ट पकड़ा दी उनके हाथ में और कहा कि अब ये सारी बातें, ये तो आपकी बातें थी ना, ये तो आपने तोहफा भेजा था ना, अब हमारी भी तो कोई बातें, हमारे भी तो 2-4 मुतालबात आप सुने। तो ये मामला उधर भी रुक गया है और यहाँ पर भी रुका हुआ, और यहाँ अगर ख़राब हो गया मामला, ये गज़ा के अंदर अगर कत्लेआम जारी रहा तो उसके नतीजे में ये जो रीजन है ये भी एक्सप्लोर हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।